नई दिल्ली, द्वारका का एक 2 BHK फ्लैट। इस फ्लैट में अनिका और गीता किराए पे रहती हैं। अनिका और गीता दोनों ही अलग अलग शहरों से हैं। अनिका जबलपुर से तो वहीं गीता जयपुर से आई है। यहाँ दिल्ली में पिछले 6 महीने से ये फ्लैट शेयर करती हैं। दोनों जॉब करती हैं अलग अलग जगह। गीता कॉल सेंटर में और अनिका मल्टीनेशनल कंपनी में। कुछ महीनों में दोनों एक दूसरे की खास दोस्त बन गई हैं। एक दूसरे का सहारा बनती हुई घर परिवार से दूर, एक दूसरे की सुख दुख की साथी। दोपहर बाद के समय अनिका मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली और सोसाइटी की तरफ चल दी। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी और आंखों में आंसू रह रहकर आ जाते। क्यों? क्या अब परिवार की ज़रूरतों के लिए बाहर जाकर काम करना गलत है? आखिर क्यों? क्या कसूर है मेरा? सिर्फ यही कि मैं लड़की हूँ और जॉब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कभी भी मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाएगा, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। क्या लड़की होना मेरी गलती है या घर के बाहर आकर काम करना? अनिका मन ही मन सोच रही थी और धीमी गति से चली जा रही थी। शरीर से मानो सारी शक्ति किसी ने निचोड़ ली हो। जैसे तैसे खुद को संभालती और खींचती हुई अनिका सोसाइटी के गेट की तरफ बढ़ गई। सोसाइटी में प्रवेश करते ही नज़र गार्ड पर गई। नमस्ते मैडम, गार्ड बोला। अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने जो फल और दूध मंगवाया था वो आपके फ्लैट पर रखवा दिया है और यह लीजिए बचे हुए रुपए, गार्ड बोला। तो अनिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर यूं ही बुझे मन से उसने हथेली आगे कर दी। वॉचमैन ने कुछ पैसे अनिका की हथेली पर रखे। अनिका ने वो पैसे मुट्ठी में यूं भींच लिए जैसे कोई खजाना हो और बिल्डिंग की तरफ चल दी। क्या हुआ आज मैडम को? ना नमस्कार का जवाब दिया, ना ही बच्चों के बारे में पूछा। रोज़ तो चहकती हुई आती हैं और हमेशा बच्चों के बारे में पूछती हैं। वॉचमैन मन ही मन बोला। लगता है कुछ परेशान है, वरना यूँ व्यवहार कभी ना करती। रोज़ मीनू और गुड्डू के बारे में पूछती हैं और कभी कभी तो चॉकलेट भी देती हैं। बहुत भली हैं मैडम, इस महानगर में स्वयं केंद्रित लोगों से अलग, वरना हम जैसे लोगों से कौन बात करता है? वॉचमैन मन ही मन बोला और अपना काम करने लगा। अनिका ने एक गहरी सांस ली और लिफ्ट का बटन प्रेस किया और अंदर आकर 6 फ्लोर के लिए बटन दबाया। लिफ्ट के आगे बढ़ते ही अनिका ने आंखों में आई नमी को पुनः साफ किया। आंखें रह रह के भर आ रही थी, पर अनिका ने खुद को संभाला और लिफ्ट से बाहर आ फ्लैट की तरफ बढ़ गई। अनिका ने थके हुए कदमों और भारी मन से फ्लैट में प्रवेश किया। चेहरा बुझा हुआ, निस्तेज, आंखें सूजी हुई। गीता, जो कि अपने लैपटॉप को लेकर कुछ काम कर रही थी, अनिका को देखकर एकदम से चौंक गई। अरे अनिका, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गई। अनिका की सहेली गीता ने अनिका को 2 बजे ही रूम पर देखकर पूछा। अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो जैसे यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। अनिका, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? गीता फिर बोली। अनिका अब भी कुछ ना बोली और वो गीता की बात को अनसुना कर पर्स को चेयर पर पटक बाथरूम में घुस गई। बाथरूम में आकर दरवाज़ा झटके से बंद किया और नल चालू कर अनिका वहीं फर्श पर बैठ गई। आंसुओं का एक सैलाब बह चला और अनिका बिखर कर रोने लगी। अनिका को रह रह के अशोक का बर्ताव याद आ रहा था। अनिका के लिए अशोक सर का बर्ताव असहनीय था। उसे आज अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। काश के पापा होते तो वो आज सब कुछ छोड़कर उनके पास वापस चली जाती। अनिका मन ही मन सोच रही थी, पापा आप क्यों चले गए अपनी अनी को छोड़कर? ये दुनिया और इसके लोग बहुत बुरे हैं पापा। प्लीज़ पापा, आ जाओ ना वापस। आज फिर से अपनी अनी को वापस आपकी ज़रूरत है, अनिका रोते हुए बोली। नल की तेज़ धार में गीता को अनिका के रोने की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, पर कुछ तो गलत हुआ है इसका एहसास हो गया था गीता को। आखिर दोनों एक दूसरे को समझती थी, यहाँ दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। अनिका का रोते रोते जब मन कुछ हल्का हुआ तो उसने मुंह हाथ धोया और बाथरूम से बाहर आई। गीता उसके बाहर आने का ही इंतजार कर रही थी।
क्या हुआ अनिका, कुछ परेशानी है क्या? गीता ने अनिका के बाथरूम से आते ही पुनः पूछा। कुछ नहीं, अनिका ने भरे गले से जवाब दिया। क्या हुआ अनिका? गीता बोली। कुछ नहीं, अनिका भरे गले से बोली। देख अनिका, यूं नजरें ना चुरा मुझसे, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अनिका, हम यहाँ एक दूजे के सहारे से रह रहे हैं, अगर एक दूजे की तकलीफ नहीं समझेंगे तो कैसे रहेंगे? तू मुझसे अपनी परेशानी बेझिझक शेयर कर सकती है। अनिका, विश्वास रख, मैं तेरा साथ हर समय दूंगी, गीता बोली। अनिका नज़र झुकाए रही। प्लीज़ अनिका, बोल ना, क्या हुआ? बोलने से तेरा मन भी हल्का होगा और शायद मैं कुछ मदद भी कर पाऊंगी। गीता ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा। अनिका ने भरी आंखों से गीता की ओर देखा। दिल किया कि सब कुछ कह दे, दिल का दर्द निकाल दे। उसके होंठ फड़फड़ाए, मानो अभी सब कह देगी। गीता ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, जिस पर डर, दर्द और अजीब सी कसमकस थी, जो गीता समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका ने कोशिश की कहने की, लेकिन कुछ बोल न सकी और आवाज़ गले में घुट के रह गई। जब बहुत देर तक अनिका ने कुछ नहीं कहा तो गीता ने गहरी सांस ली। ठीक है, जब तुझे ठीक लगे तब बताना, मैं तेरे बोलने का इंतज़ार करूँगी। गीता ने अनिका के कंधे पर हाथ रखा। प्लीज़ गीता, आज कुछ मत पूछ, अभी मैं नहीं कह सकती, अनिका बोली। टेक योर टाइम, पर एक बात याद रखना, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगी। जब दिल करे बता देना, गीता बोली और रेडी होकर अपनी इवनिंग शिफ्ट के लिए कॉल सेंटर निकल गई। अनिका आकर बिस्तर पर गिर गई और आंखों से आंसू फिर बहने लगे। बातें दिमाग में हलचल मचा रही थीं और तकलीफ बढ़ती जा रही थी। ट्रिन ट्रिन, अनिका का फ़ोन बज उठा। फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो गया। अनिका ने कॉल पिक नहीं की, तभी फ़ोन फिर बज उठा। हेलो, अनिका ने स्क्रीन पर देखे बिना ही बोला। हाय, सामने से आवाज़ आई तो अनिका के हाथ पांव कांप गए। हेलो, आवाज़ फिर आई। अनिका कैसी हो? अशोक बोला। और ये क्या है, तुम आज हाफ डे में ही चली गई, ऐसा कैसे तरक्की पाओगी जिंदगी में? अशोक ने बेहद ही निर्लज्जता से कहा और जोर से हंसा। सर, आप मुझसे इतने बड़े हैं, मेरे पिता की उम्र के हैं, आपका मेरा साथ ये व्यवहार ठीक नहीं है, अनिका ने अशोक सर को समझाना चाहा। उम्र का क्या है अनिका, और आजकल के समय में उम्र कौन देखता है, अशोक बोला। पर सर, अनिका ने बोलना चाहा। और एक बात अनिका, उम्र से फर्क तुम्हें पड़ता होगा, मुझे नहीं, अशोक ढीठता से बोला। अनिका की आंखों में आंसू फिर से निकलने लगे। तुम छोटे शहर की लड़कियों की प्रॉब्लम ही यही होती है, अपने संस्कार और संस्कृति का रोना लेकर बैठ जाती हैं। मत भूलो, ये तुम्हारा जबलपुर नहीं है, और महानगर में रहने आई हो तो थोड़ी तो बोल्ड बनो, अशोक बोला। मैं ऐसी ही ठीक हूँ, अनिका धीरे से बोली। और तुम तो उम्र की बात ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। आर यू मेड अनिका? ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, एक हैप्पी फैमिली है मेरी, समझी तुम, अशोक फिर बोला। फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं, अनिका ने मजबूती से कहा। जस्ट चिल अनिका, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने, ये तो बस यूं ही, जस्ट फॉर फन, नथिंग एल्स, हा हा हा। अनिका के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। आंखों से आंसुओं का निकलना तेज हो गया और अनिका के शरीर में डर और गुस्से के कारण सिरन दौड़ गई। आज अनिका को सारी पुरानी बातें याद आ रही थीं और दिलो दिमाग में तूफान उठ खड़ा हुआ। अनिका को याद आए पुराने दिन, मम्मी पापा, अनिका और राधिका 2 बहनें, एक छोटा सा प्यारा घर और सिर्फ खुशियाँ और अपनापन। सब कुछ कितना अच्छा और सच्चा था। वो अपने पापा की लाडली थी, मम्मी की साथी और छुटकी की दोस्त, मार्गदर्शक, सब कुछ। हर समय पापा एक मजबूत ढाल बनकर सामने खड़े रहते। पापा ने कभी उस पर कोई आँच नहीं आने दी, हमेशा साथ दिया, समझाया, सहारा दिया और लड़ने का हौसला भी। पर कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलता है तो किस्मत बदल जाती है। राजा रंग और रंक राजा एक पल में बन जाते हैं। समय सबका फेर है,
अनिका का भी वक्त बदला, पर ऐसा बदला कि अनिका का सब कुछ बदल गया। शुरू से पढ़ने में तेज अनिका हमेशा फर्स्ट आती थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत बीता। देखते ही देखते अनिका की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई और शुरू हुई तलाश एक इज्जतदार नौकरी की। पापा नहीं चाहते थे कि अनिका उससे दूर जाए, तो उन्होंने उसे जबलपुर में ही जॉब ढूंढने को कहा और अनिका ने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। अब अनिका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जल्द से जल्द जॉब ढूंढना और पापा के सपनों को पूरा करना। पर वक्त एकदम से बदल गया और साथ ही अनिका की ज़िंदगी भी। एक दिन शाम अनिका घर पर हो रही तैयारियों को देख सोच में डूब गई। आज क्या है मम्मी? अनिका बोली। मेहमान आ रहे हैं, मम्मी बोली। कौन मेहमान? अनिका बोली। शर्मा जी और उनका बेटा आकर्ष, मम्मी बोली। तो अनिका के चेहरे पर गुलाबी मुस्कान आ गई। आखिर हो भी क्यों ना, आकर्ष से उसका रिश्ता पापा बहुत पहले से तय करना चाहते थे और उसे भी आकर्ष का सौम्य व्यक्तित्व पसंद था और हर समय साथ निभाने का रवैया भी। आकर्ष इकलौता था और बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, तो वो शांत स्वभाव का हो गया था, पर समझदार था और रिश्तों का सम्मान करने वाला भी। अनिका का सीनियर था आकर्ष और इस समय जबलपुर में ही बैंक में कार्यरत। कुल मिलाकर सब कुछ एकदम सही और परफेक्ट। दीदी, ये वाली ड्रेस पहनो ना। छुटकी ने एक खूबसूरत फ्रॉक सूट निकाल के अनिका को दिया। अनिका भी खुशी खुशी तैयार हो गई। आखिर इस रिश्ते में उसके साथ साथ उसके पापा और मम्मी की भी खुशियां शामिल थीं। शाम को शर्मा जी आकर्ष के साथ आए। एक सामान्य औपचारिक बातचीत के बाद रिश्ता तय हो गया और अगले महीने शादी की तारीख भी। आकर्ष से बातचीत शुरू हो गई थी और अनिका बहुत खुश थी कि आकर्ष जैसा समझदार व सुलझा हुआ इंसान उसका जीवन साथी बन रहा है। आकर्ष की बातों में अनकहे ही हमेशा वादे होते थे। वादे हमेशा साथ निभाने वाले, मिलकर जिम्मेदारी उठाने के। अनिका बेहद खुश थी, पर कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। अनिका जॉब की तलाश कर ही रही थी और घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अचानक पापा एक दिन बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। शर्मा जी व आकर्ष भी आ पहुँचे, पर हॉस्पिटल आते आते देर हो चुकी थी। तीव्र हार्ट अटैक आया था। इलाज शुरू हो गया। अनिका, उसकी मम्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर उन्हें बचाया ना जा सका और 3 दिन के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना शोक की एक तीव्र लहर लेकर आई और कुछ ही दिनों में अनिका की जिंदगी बदल गई। शर्मा जी और आकर्ष हर कदम पर साथ खड़े रहे। पिताजी की आकस्मिक मृत्यु के बाद माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारियाँ अब अनिका के ऊपर आ गई थीं, पर अनिका घबराई नहीं। उसने बहुत ही समझदारी से सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का निर्णय लिया। पापा के जाने के बाद तो जैसे घर की खुशहाली भी उनके साथ ही चली गई। जाते जाते पापा अपने साथ माँ की जिंदा दिली व बेटियों का बचपन भी लेते गए। एक लड़की के लिए पिता का साया कितना अहम होता है, पापा के जाने के बाद अनिका को महसूस हुआ। पापा ने तो अपने जीते जी कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी, पर उनके जाने के मानो यथार्थ के कठोर धरातल से अनिका का सामना हुआ। छुटकी अभी बीए फाइनल कर रही थी और आय का कोई साधन न था। पापा के जाने के दुख से मम्मी भी ब्लड प्रेशर की शिकार हो गई और एकदम शांत हो गई। माँ की खामोशी ने अनिका को डरा दिया। जमा पूंजी कुछ पापा के इलाज व अंतिम कार्यों में, तो कुछ मम्मी के इलाज के लिए लग गई। जो कुछ बचा वो अनिका ने छुटकी की पढ़ाई के लिए सुरक्षित रख लिया। अब घर के अलावा ना कोई संपत्ति थी और ना कोई सहारा। 15 दिन बाद शर्मा जी और आकर्ष घर आए। मम्मी ने औपचारिक बातचीत की और फिर शांत बैठ गईं। बहन जी, जो हुआ उसका बहुत ही अफसोस है, किंतु होनी को कौन टाल सकता है। शर्मा जी बोले तो मम्मी की आंखें भर आईं। सोच रहा था कि जो हुआ सो हुआ, पर आकर्ष और अनिका के विवाह को न टाला जाए। शर्मा जी बोले तो मम्मी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सारी तैयारियां हम कर लेंगे,
बस अनिका को 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दीजिए। ये मेरे घर आ जाए और घर की व आकर्ष की जिम्मेदारी उठाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शर्मा जी बोले। जी भाई साहब, जैसा आप कहें, मम्मी बोली। अंकल जी, मुझे कुछ कहना है। तभी अनिका शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली तो शर्मा जी और आकर्ष ने उसकी तरफ देखा। अभी शादी नहीं हो सकती अंकल जी, मुझे कुछ समय चाहिए, अनिका बोली। तो शर्मा जी के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। लेकिन क्यों बेटा? शर्मा जी बोले। छुटकी मम्मी को ले जाओ, उनकी दवाई का समय हो गया है, अनिका बोली। तो छुटकी मम्मी को लेकर अंदर चली गई। माफ़ कीजिएगा अंकल जी, लेकिन पापा के जाने के बाद अब इस घर की, मम्मी की और छुटकी जी की जिम्मेदारी मेरी है। मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, ऐसे में मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती अंकल, अनिका बोली। तो आकर्ष के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। मैं मम्मी को नहीं खो सकती अंकल, उन्हें अभी मेरी ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग मेरी परिस्थितियों को समझेंगे, लेकिन यूँ कब तक? शर्मा जी बोले। बस एक बार छुटकी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर मेरी जिम्मेदारी उसके लिए ख़त्म हो जाएगी और मम्मी को मैं अपने पास रखूँगी, अनिका बोली। लेकिन शर्मा जी बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं आपकी जिम्मेदारी के पूरे होने तक इंतज़ार करूँगा और मम्मी हमारे साथ ही रहेंगी, आकर्ष बोला। तो शर्मा जी ने भी गहरी सांस ली और हाँ में गर्दन हिला दी। धन्यवाद अंकल, मुझे समझने के लिए, अनिका ने शर्मा जी के पैर छूकर कहा। तुम्हारे पापा और मैं दोस्त थे बेटा, और तुम कोई गैर नहीं, शर्मा जी बोले और निकल गए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अनिका, कुछ भी बात हो बेझिझक कहना, आकर्ष ने कहा और वो भी निकल गया। अनिका ने गहरी सांस ली। मुझे घर को, मम्मी को, छुटकी को संभालना है। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और पापा के ना रहने पर मुझे ही उनकी तरह घर संभालना होगा। मम्मी की तबीयत सुधरनी होगी, छुटकी के चेहरे की मुस्कान वापस लानी होगी, अनिका मन ही मन बोली और फिर काम पर लग गई। मम्मी का इलाज शुरू हो गया और छुटकी अपने फाइनल ईयर की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अनिका ने अपने ही शहर जबलपुर में एक कंपनी में जॉब की शुरुआत की और जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा। आकर्ष रोज अनिका से बात करता और उसके साथ होने का एहसास कराता। समय धीरे धीरे बढ़ रहा था। आकर्ष और अनिका का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। दोनों अक्सर बातचीत करते रहते और भविष्य के सुंदर सपने बुनते। शर्मा जी को कभी कभी खटकता कि अनिका शादी के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन अपने बेटे की खुशी और अनिका के प्रति प्रेम को देखकर शांत रहते। बहुत ही कम समय में अनिका ने बहुत अच्छी जगह बना ली थी कंपनी में। घर के हालात फिर से सुधरने लगे थे। मम्मी भी धीरे धीरे सदमे से उबरने लगी थी और अब लगभग नॉर्मल हो चुकी थी। छुटकी भी कॉलेज के साथ साथ जॉब की तैयारियों में लगी थी। अनिका ने अब राहत की सांस ली और छुटकी के जॉब लगते ही मम्मी ने अनिका और आकर्ष की शादी करने का निर्णय ले लिया था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक ही कंपनी ने अनिका को दिल्ली ब्रांच में ट्रांसफ़र दे दिया। अनिका अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी के कारण उसे दिल्ली आना ही पड़ा। मैं वहाँ कैसे मैनेज करूँगी आकर्ष? अनिका ने अपने मन का डर आकर्ष के सामने कहा। जिस तरह यहाँ हिम्मत से सब संभाला है, तुम वहाँ भी संभाल लोगी, मुझे विश्वास है। बस एक बात याद रखना, हमारे स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता अनिका। जो काम तुम्हें तुम्हारे स्वाभिमान को खोकर करना हो, वो कभी ना करना, और जब भी ज़रूरत हो एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा, आकर्ष बोला। थैंक यू आकर्ष, अनिका बोली। और फिर एक हफ्ते बाद अपनी आंखों में सुनहरे सपने लिए अनिका दिल्ली आ गई। पर दिल्ली तो दिल्ली है, यहाँ कुछ भी इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। अनिका कुछ दिनों वर्किंग वूमेन हॉस्टल में रही, फिर वहीं से अपनी दोस्त गीता के साथ फ्लैट रेंट पर लिया और अपना काम शुरू कर दिया। कुछ महीने ठीक से बीते कि तभी बॉस अशोक की नज़र अनिका पर पड़ी। जहाँ एक और कंपनी में अच्छे सहकर्मी और दोस्त थे, तो वहीं अशोक जैसे चरित्रहीन
और औरतों को अपनी जागीर समझने वाला बॉस भी मौजूद था। इसका पता अनिका को काफ़ी दिनों बाद चला। दिल्ली आकर भी अनिका ने अपनी काबिलियत और लगन के बलबूते जल्दी ही कंपनी में अपनी अलग जगह बना ली थी। वाओ अनिका, तूने तो कमाल प्रेजेंटेशन दी। कांग्रेट्स, अनिका की सहकर्मी साक्षी ने बधाई दी। थैंक्स यार, अनिका बोली। इसी तरह काम करती रही तो जल्दी ही प्रमोशन पा जाओगी, साक्षी का मंगेतर और सहकर्मी अतुल बोला। थैंक्स अतुल सर, पर मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए। मैं तो बस वापस जबलपुर ट्रांसफ़र चाहती हूँ। मम्मी की बहुत चिंता होती है, परेशान होती होंगी मेरे बिना, और फिर आकर्ष भी तो यही चाहता है, अनिका बोली। आकर्ष तुम्हारा बॉयफ्रेंड? साक्षी बोली। बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे मंगेतर हैं वो, होने वाले हस्बैंड, अनिका बोली। वाओ, साक्षी बोली। वैसे तुम अपनी मम्मी के बहुत करीब हो, साक्षी बोली। करीब तो मैं पापा के ज़्यादा थी, पर पापा के जाने के बाद मम्मी की बहुत चिंता होती है, अनिका भावुक हो उठी। साक्षी मैडम, आपको जीएम सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, चपरासी रामदीन आकर साक्षी से बोला और व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। साक्षी ने अजीब सी नज़रों से अतुल को देखा तो अतुल ने नज़रें झुका ली। साक्षी बड़बड़ाई और हिकारत से अतुल को देखा और फिर उठकर जीएम के केबिन में चली गई। अनिका को कुछ समझ नहीं आया कि साक्षी और अतुल के बीच ये क्या हुआ। साक्षी ने यूं अजीब व्यवहार क्यों किया, पर कुछ तो अजीब था जो अनिका समझ नहीं पाई। खैर छोड़ो, शायद मुझे ही गलत लगा होगा। अनिका मन ही मन बुदबुदाई और अपने काम में लग गई। जब साक्षी बॉस के केबिन से बाहर आई तो अनिका ने उत्सुक होकर पूछा, क्यों भाई, क्यों बुलाया था जीएम सर ने? लगता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। अरे तुम भी, अनिका, काहे का प्रमोशन? साक्षी बोली। तो अनिका ने उसकी तरफ देखा। छिछोरा है साला, लड़की बाज, साक्षी बोली। क्या? अनिका साक्षी की बात से चौंकी। अतुल कुछ नहीं कहता। मतलब वो साथ है फिर भी ऐसा कैसे? अनिका बोली। क्या कहेगा, वो सब एक जैसे हैं। शादी करनी है, हमें फ्लैट लेना है, प्रमोशन चाहिए तो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, साक्षी ने उदासी से कहा। कंप्रोमाइज़ मतलब? अनिका बोली। मतलब फेवर, कंप्रोमाइज़, जो तुझे समझ में आए समझ ले, साक्षी चिढ़ते हुए बोली। अनिका ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो साक्षी की आंखें भर आईं। तू अच्छी लड़की है इसलिए समझा रही हूँ, तू भी ना इस जीएम से बच के रहना, वो अच्छा आदमी नहीं है, साक्षी बोली और चली गई। अनिका को ये तरक्की और कंप्रोमाइज़ वाली बात कुछ हजम नहीं हुई। तरक्की और नौकरी के लिए इस तरह का कंप्रोमाइज़ उसकी समझ से बाहर था। अशोक सर के लड़कियों से गलत व्यवहार के बारे में अनिका ने और भी कई लड़कियों से सुना। कई लड़कियां उसकी हरकतों से परेशान थीं, पर अपनी जॉब के जाने के डर से खामोश रहती थीं। अनिका के मन में अब अशोक को लेकर डर बैठ गया था। वो अब बस यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे जबलपुर ट्रांसफ़र मिल जाए और वो अपने परिवार और आकर्ष के पास चली जाए। प्रेजेंटेशन वाले दिन से ही अशोक सर की नज़र अनिका पर पड़ी और उसके मन में अनिका के लिए भी गलत भावनाएं जाग उठी थीं। ऐसा नहीं था कि अशोक कोई नई उम्र का जवान लड़का हो, वो तो अच्छा खासा प्रौढ़ था जिसका अपना भरा पूरा परिवार था। अनिका भी समझ रही थी कि अशोक की नीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ दिनों से अशोक अक्सर बेवजह अनिका को अपने कैबिन में बेमतलब के कामों के बहाने बिठाकर रखता। सर मैं जाऊं? अनिका ने खुद पर जमी अशोक की नज़र से असहज होते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, ये फाइल भी एक बार देख लो, अशोक बोला। सर ये पूरी तरह से सही है, कल ही इसे चेक किया था, अनिका बोली। एक बार और करो, अशोक बोला तो अनिका मन मार कर बैठ गई। अब मैं जाती हूँ, अनिका ने फिर से फाइल को देखा और फिर निकल गई। अशोक के चेहरे पर घटिया और शरारती मुस्कान फैल गई। अशोक रोज ही अनिका को बुलाता और कैबिन में बिठाकर रखता, कुछ भी फालतू और घटिया किस्म की वार्तालाप करता जो अनिका को बहुत ही खराब लगता। कभी अनिका के सलवार कमीज को लेकर तो कभी दुपट्टे के कलर पर कमेंट करता, जो कि अनिका के लिए सुनना और सहना असहनीय होता जा रहा था, क्योंकि यह सब अनिका को बिल्कुल भी
नापसंद था। अरे अनिका, ये दिल्ली है, तुम्हारा जबलपुर नहीं। कभी कुछ यहाँ के माहौल के हिसाब से वेस्टर्न भी पहना करो, हॉट लगोगी। एक दिन अशोक ने अपनी सीमा लांघकर अनिका को छेड़ा। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं वही पहनती हूँ सर, और ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, अनिका ने चिढ़कर कहा और बात आई गई हो गई। पर अब अशोक और ज़्यादा अनिका पर ध्यान देने लगा था, तो वही अनिका अब अशोक से कतराने लगी थी। हे भगवान, मुझे जल्दी से जबलपुर वापस ट्रांसफ़र करा दो, मैं थक गई हूँ और घर की व आकर्ष की भी बहुत याद आती है, अनिका मन ही मन बोली। कुछ दिन निकल गए थे। अनिका कोशिश करती कि अशोक के सामने ना जाए और ज़्यादातर काम उसके कैबिन के बाहर ही खत्म कर ले। और आजकल अशोक ने भी उसे बुलाना बंद कर दिया था, जिस कारण अनिका ने राहत की सांस ली। अचानक 2 दिन पहले फिर से प्यून आया और अनिका के सामने खड़ा हो गया। अनिका ने नज़र उठाकर देखा। अनिका मैडम, आपको जीएम सर बुला रहे हैं, प्यून बोला और साथ ही एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसा। अनिका को उसकी हंसी और भेदपूर्ण नज़र से ऐसा लगा मानो किसी ने बीच चौराहे पर उसकी बेइज्जती कर दी हो। आती हूँ कहकर अनिका ने एक लंबी सांस ली। मन तो नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा ही। मन ही मन सोच अनिका भारी मन से उठ खड़ी हुई और अशोक के केबिन की तरफ बढ़ी। मैं आई कम इन सर, अनिका ने दस्तक दी। ओह अनिका, प्लीज कम। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे केबिन में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, जब चाहो आ सकती हो, अशोक ने उसे ऊपर से नीचे तक अपनी गिद्ध नज़र से देखकर कहा। कुछ काम था सर, अनिका ने खड़े खड़े ही पूछा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठो, अशोक ने अनिका पर आंखें गड़ाकर कहा। जी सर, वो बहुत काम बकाया है मेरा कल की प्रेजेंटेशन का, अनिका हड़बड़ा उठी। कितने भी प्रेजेंटेशन तैयार कर लो, पर प्रमोशन तो मेरी रिकमेंडेशन से ही होगा ना, अशोक ढीठता से बोला। जी सर, आपने कुछ कहा, अनिका ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। बैठिए तो मिस अनिका, आप तो हमें भाव ही नहीं देती, कहकर अशोक ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठा दिया। अनिका का पसीना छूट गया, दिल की धड़कन बढ़ गई। अशोक सर से ऐसी बदतमीजी की उम्मीद ना थी उसे। सर मैं जाती हूँ, मुझे बहुत काम है, कहकर अनिका झट से बाहर आ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जैसे तैसे खुद को संयमित कर काम खत्म कर वह अपने फ्लैट की तरफ भागी। पर अब अशोक की नज़र अनिका पर पड़ चुकी थी। ये बात अनिका भी समझ रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भगवान का नाम लेकर और हिम्मत बटोरकर अनिका अगले दिन ऑफिस पहुंची। प्यून, जिसकी नज़र अनिका पर ही थी, उसने तुरंत अशोक को खबर कर दी। अनिका अपना काम कर ही रही थी कि फिर से अशोक ने उसे केबिन में बुलाया। अनिका ने अपनी घबराहट को छिपाया और भगवान का नाम लेकर अंदर गई। जी सर, कुछ काम था, अनिका ने पूछा। हाँ, एक प्रेजेंटेशन टाइप करानी थी, बैठो और करो, अशोक बोला। जी सर, बताइए, अनिका ने लैपटॉप लेकर टाइपिंग शुरू की। अशोक घूम घूम कर बोल रहा था। अभी वो कुछ लाइन ही टाइप कर पाई थी कि उसे अशोक की सांसें अचानक से अपने कानों के पास महसूस हुईं। घबराकर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अशोक उसकी चेयर के पीछे से झुका, बिल्कुल उसके नज़दीक था। अनिका की आंखें फैल गईं और शरीर कांप गया। अनिका झट से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? अशोक ने कुटिल मुस्कान छोड़ी। वो सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ, अनिका बोली। क्या हुआ? अशोक ने नज़दीक आकर अनिका के गाल पर हाथ लगाकर पूछा। बुखार है क्या? नहीं, कुछ नहीं है, अनिका पीछे हट गई। अगर इस तरह मुझसे दूर भागोगी तो तरक्की कैसे पाओगी? आज अशोक के अंदर का शैतान पूरी तरह से बाहर आ गया था। सर, आप क्या कह रहे हैं? आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, अनिका ने दृढ़ता से कहा। मैं इस तरह किसी भी तरक्की में यकीन नहीं रखती हूँ, अनिका गुस्से से कांपते हुए बोली। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है अनिका, अशोक गुस्से से बोला। सर, आपका परिवार है, उनके बारे में सोचिए, आप उम्र में इतने बड़े हैं सर, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती, अनिका बोली। मेरे परिवार की तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अशोक बोला। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, अनिका ने आखिरी कोशिश की अशोक को समझाने की।
मुझे तुम्हारा सम्मान नहीं तुम चाहिए, अशोक बेशर्मी से बोला और अनिका के नज़दीक आने की कोशिश करने लगा। सर, आप शायद होश में नहीं हैं, मैं जा रही हूँ। अनिका लगभग अशोक को धक्का मारते हुए बाहर भागी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर आज अगर वो हिम्मत ना करती तो शायद खुद की नज़रों में गिर जाती। अपने टेबल पर अनिका की रुलाई फूट पड़ी। अनिका, पानी। उसकी सहकर्मी साक्षी ने पानी का गिलास थमाया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अनिका ने पानी पिया और खुद को संभाला और फिर साक्षी की तरफ देखा। ये ठीक नहीं है साक्षी, ये गलत है। सर, इस तरह से गलत व्यवहार नहीं कर सकते हमारे साथ, अनिका ने आंसू पोंछकर कहा। साक्षी ने उसकी तरफ देखा। हमें कुछ करना होगा साक्षी, अनिका बोली। हम कुछ नहीं कर सकते अनिका, हम मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता। सबको बस अपनी तरक्की और नौकरी प्यारी है, साक्षी बोली। पर यह गलत है और हमें इसे रोकना होगा। हमें यहाँ तनख्वाह काम करने की मिलती है, बॉस को खुश करने की नहीं, अनिका बोली। लेकिन साक्षी बोली, जो गलत है वो गलत है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो हो जाए, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा। तो साक्षी के अंदर की सोई हुई हिम्मत भी जाग उठी। अशोक की बात से अनिका फिर से घबरा गई थी और फिर उसने आकर्ष को फ़ोन लगाया। हाँ अनिका बोलो, आकर्ष बोला। आकर्ष, वो कहते हुए अनिका का गला भराया। अनिका संभालो खुद को और बताओ मुझे क्या हुआ, आकर्ष बोला। आकर्ष, वो अशोक सर, अनिका बोली। घबराओ नहीं अनिका, बताओ मुझे क्या बात है, आकर्ष ने प्यार से कहा। तो अनिका ने अशोक के बारे में सब बता दिया। आकर्ष, मैं जॉब छोड़कर वापस आ रही हूँ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, अनिका दुखी होकर बोली। अनिका, पहले शांत होकर मेरी बात सुनो, आकर्ष बोला। तो अनिका उसकी बात सुनने लगी। देखो अनिका, जॉब छोड़ना आसान काम है और तुम जब चाहे जॉब छोड़ सकती हो, लेकिन अपनी इच्छा से यूँ मजबूर होकर नहीं, आकर्ष बोला। तो अनिका खामोश होकर सुनने लगी। अशोक जैसे भेड़िया हर जगह हर शहर में मिलेंगे, लेकिन उनसे डर के क्या तुम घर में छिपकर बैठ जाओगी, आकर्ष बोला। दिखा दो कि तुम कमज़ोर नहीं हो, और बात जब एक लड़की के स्वाभिमान की हो तो उससे कोई जीत नहीं सकता, आकर्ष बोला। थैंक यू आकर्ष, मुझे समझाने व हिम्मत देने के लिए, अनिका बोली। मैं भी आता हूँ वहाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ साथ और तुम्हें उससे डरना नहीं है, आकर्ष बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इन सभी घटनाओं ने अनिका को बहुत ही डरा दिया था। उसको उम्मीद ना थी कि ऐसे पढ़े लिखे सभ्य लोगों के बीच किसी लड़की के साथ इतना अभद्र व्यवहार हो सकता है और कोई आवाज़ नहीं उठाता। वर्तमान में यही सोचते सोचते आज वो ऑफिस पहुंची ही थी कि एक मेमो उसकी टेबल पर इंतज़ार कर रहा था। मेमो पढ़कर अनिका सकते में आ गई। उसे ऐसी बातों का एक्सप्लेनेशन मांगा गया था जिसने उसका दूर दूर तक कोई नाता न था। ये सब ज़रूर इस जीएम की ही हरकत है। अनिका गुस्से में बड़बड़ाते हुए अशोक के कैबिन में गई। ये सब क्या है सर, आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, उसने गुस्से में बोला। ओह, इतना गुस्सा, अशोक मुस्कुराया। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, पर तुम तो मेरी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहती, अशोक ने बेशर्मी से अनिका की ओर देखकर कहा। सर प्लीज़, आप यूँ नहीं कर सकते, आप बड़े हैं, हम सबके सीनियर हैं, ये सब आपको शोभा नहीं देता, अनिका बोली। अशोक एकटक उसे घूर रहा था। सर, मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, प्लीज़ मुझे मत परेशान कीजिए, अनिका बोली। तुम इज्जतदार घर से हो तो हम कौन सा बदनाम गली से हैं, वह खिलखिलाया और अनिका के करीब आया। सर प्लीज़, अनिका ने विनम्र होकर कहा। मैं भी तो तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मिस अनिका, अशोक ने अनिका के दोनों हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचना चाहा। अगर आप इस कंपनी में रहना चाहती हैं तो थोड़ा तो कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, अशोक बोला। अनिका ने एक जोर का धक्का अशोक को मारा और वो नीचे जा गिरा। अनिका ने उसे घूर कर देखा और वहाँ से निकल गई। तुम्हें तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा अनिका, अशोक चीखा। बाहर भी सभी को पता चल चुका था
कि आज फिर अशोक ने अपनी औकात दिखा दी। अनिका ने बिना कुछ कहे कुछ बोले हाफ डे ली और फ्लैट पर वापस आ गई। फ़ोन लगातार बजे जा रहा था और अनिका हाथ कानों पर रखकर रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि अशोक ही फ़ोन कर रहा है। आखिर क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हो? अनिका ने लगभग चीखते हुए फ़ोन पर बोला। कौन परेशान कर रहा है अनु? क्या हुआ? माँ ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। ओह नो, माँ का फ़ोन है, अनिका मन ही मन बोली और खुद को नॉर्मल करते हुए बात शुरू की। कुछ नहीं माँ, वो इंश्योरेंस कंपनी वाले का बार बार फ़ोन आ रहा था, इसलिए गुस्सा आ गया, अनिका बोली। सच सच बता अनु, मेरा जी घबरा रहा है। सभी ठीक है ना? माँ ने घबराकर पूछा। अनिका परेशान हो उठी। कहीं माँ को शक ना हो जाए, वो परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ है अनिका? माँ सब ठीक है ना बेटा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, माँ ने परेशान होकर पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है, आप चिंता मत करो, अनिका ने माँ को समझाया। सच में कोई परेशानी है तो तू यहाँ आजा नौकरी छोड़ के। बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलकर सब संभाल लेंगे। तुझसे बढ़ के कुछ नहीं है हमारे लिए, माँ बोली। जानती हूँ माँ, और मेरे लिए भी आपसे और छुटकी से बढ़कर के कुछ नहीं है। और आपकी अनिका इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि कोई भी उसे यूं ही परेशान कर दे। तू सच कह रही है ना? माँ बोली। आप चिंता ना करो माँ, आराम करो। मैं भी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, अनिका बोली। ठीक है बेटा, माँ बोली और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। शायद माँ ठीक कह रही थी, मुझे जॉब छोड़कर वापस चले जाना चाहिए, अनिका सोचने लगी। पर अगले ही पल अनिका के दिमाग में दूसरी आवाज़ आई। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी जॉब। क्यों छोड़ूं मैं जॉब? मुझे जॉब की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा जब मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों झुकूंगी? मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। पापा ने हर परिस्थिति में मुझे लड़ना सिखाया है, भागना नहीं। और आकर्ष भी यही कहते हैं। और जब बात आत्मसम्मान और इज्जत की हो तो ना मैं झुकूंगी और ना भागूंगी, अनिका दृढ़ता से बोली। और इस फैसले के साथ ही अनिका के अंदर एक नई ऊर्जा और नई हिम्मत का स्फुटन हुआ। अनिका ने उठकर मुंह हाथ धोए, एक कॉफ़ी बनाई और फिर बैठ गई अपने सहकर्मी से बात करने। अनिका ने उन सभी लड़कियों को समझाया जिनके साथ अशोक बदतमीजी करता था कि वो अनिका का साथ दे इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अनिका की ही नहीं, उन सभी की है जो अशोक से परेशान है। जब सब अनिका का साथ देने के लिए तैयार हो गए तो अनिका बैठ गई लैपटॉप लेकर ईमेल लिखने, कंपनी हेड को अशोक की कंप्लेन करने और साथ ही पर्सनल तौर पर उससे और उसकी साथ की लड़कियों से मिलने की रिक्वेस्ट करने, ताकि वो लोग अपनी परेशानी बेहतर ढंग से बता पाएँ। अनिका ने साक्षी, अतुल और अन्य सहकर्मियों से भी बात करके अपना फाइनल फैसला लिया। अगले दिन अनिका को ऑफिस के लिए तैयार होते देख गीता उसके पास आई। तू ठीक है ना अनिका? अगर कोई परेशानी है तो जॉब छोड़ दे, हम मिलकर तेरे लिए नई जॉब ढूंढ लेंगे, गीता बोली। थैंक्स गीता, पर जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों छोड़ूं जॉब? जॉब तो उसे छोड़ना होगा जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानता, जो अपने जूनियर को अपना गुलाम समझता है। और अनिका ने सारी बातें गीता को बताईं। अनिका, मेरा एक दोस्त वकील है, हम इस मामले में उससे सलाह ले सकते हैं, गीता बोली। हाँ, तुमने ठीक कहा, हम अभी चलते हैं उनसे मिलने, अनिका बोली। और दोनों वकील से मिलने चल दी। मेरे राय में आपको कंपनी हेड को कंप्लेन के साथ साथ प्रिकॉशन के लिए एक पुलिस कंप्लेन भी कर देनी चाहिए, ताकि अशोक के पास बचने का कोई रास्ता न रहे। वैसे भी इन मामलों में कानून बहुत सख्त है, अगर महिला आगे आए तो उसके साथ कानून भी है, वकील ने सलाह दी। अनिका ने गीता की तरफ देखा। और फिर मैं भी इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हूँ और हर संभव मदद करूँगा, वकील बोला। धन्यवाद सर, अनिका बोली। ठीक है अनिका, अब मैं हॉस्टल जाती हूँ, पर आगे हर कदम सोच समझ के उठाना और कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो कहना, गीता बोली। बिल्कुल, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस से पहले पुलिस स्टेशन भी जाना है, अनिका बोली। और अनिका निकल गई।
पुलिस कंप्लेन की और आगे बढ़ी। रास्ते में साक्षी, अतुल व अन्य लड़कियों के साथ अनिका कंपनी हेड मिनिस्टर रायचंद से मिलने उनके निवास गई। वह सारी बातें और अशोक की गलत हरकतों की जानकारी दी। आप लोग बेफिक्र रहें, अशोक पर सख्त कार्रवाई होगी, मिस्टर रायचंद ने आश्वासन दिया। आप लोगों ने मुझे अशोक के बारे में बताकर सही किया, अन्यथा मैं तो कभी उस नीच इंसान की हकीकत जान ही नहीं पाता। रायचंद बोले तो अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऑफिस पहुंचकर अनिका आराम से कुर्सी पर बैठ गई। तभी अशोक तमतमाता हुआ आया और टेबल पर हाथ पटक कर चिल्लाया, कंपनी हेड को कंप्लेन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अशोक बोला, वैसे ही जैसे आपकी मेरे साथ बदतमीजी करने की हुई। अनिका बोली, अपने सीनियर की रेस्पेक्ट करनी नहीं आती तुम्हें? अशोक ने उसे घूर कर देखा। आती है सर, पर मैं कंपनी के लिए काम करती हूँ, तो परेशानी होने पर कंपनी हेड को ही शिकायत करूँगी ना, अनिका ने दृढ़ता से जवाब दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया अनिका, अब देखना मैं कैसे तुम्हारी कंप्लेन को तुम्हारे खिलाफ यूज़ करता हूँ। कैरियर बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा, कुछ कर नहीं पाओगी अकेले। अशोक गुस्से से बोला, वो अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ। साक्षी ने अनिका के पास खड़े होकर कहा, और मैं भी, अतुल भी आगे आ गया। अशोक अचंभित, और हम सब भी, लगभग आधे से ज़्यादा स्टाफ अनिका के साथ खड़ा था। मैं तुम सबको देख लूँगा, अशोक पैर पटकता हुआ बोला। हाँ जरूर, मगर जेल से बाहर आने के बाद, साक्षी बोली पुलिस को आता देख के। मिस्टर अशोक, आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपको हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर बोले। अशोक नजरें नीचे करके इंस्पेक्टर के साथ निकल गया। वेल डन अनिका, साक्षी बोली, एंड थैंक्स हम सब में हिम्मत भरने के लिए। आई प्राउड ऑफ यू अनिका। तभी दरवाजे के पास खड़ा आकर्ष मुस्कुरा के बोला तो अनिका ने उसके पास जाकर उसके सीने से सिर टिका लिया। ऑफिस में तालियां गूंज उठी। अनिका मुस्कुरा उठी। उसे लगा दूर कहीं से पापा मुस्कुरा के उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। आखिर उसकी जीत जो हुई थी और वह अपना स्वाभिमान बचाने में कामयाब रही।